नमस्ते। मैं हूँ चैतन्य और मेरी कहानी रोचक कहानियों में आज की जो कहानी है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की लिखी हुई नाटक आधारित कहानी है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा। खाजा एक मिठाई का नाम है और भाजी जानते ही आप। अंधेर नगरी चौपट राजा भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका नाम मुख्य रूप से हरिश्चंद्र था। इनका जन्म 9 सितंबर 1850 में हुआ था और इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1885 में हुई। यानी केवल 35 साल के अल्प आयु में इन्होंने हिंदी साहित्य में खड़ी बोली में एक युग दे दिया, जिसको भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि उन्होंने अपनी जो रचना में कहा है कि इनका प्रमुख उद्देश्य शासन व्यवस्था और इन राजनीतिक पहलुओं पे था। और खास तौर से नाटक का जो प्रमुख उद्देश्य है, जो प्रमुख संदेश दिया गया है, जो इसका संदर्भ है, जो थीम है, वो कहीं ना कहीं शासन व्यवस्था को लेकर के है कि शासन कैसा होना चाहिए। इनका भारतेंदु मतलब होता है भारत का चांद। इन्हें वाराणसी के पंडितों ने इनका नाम उपाधि दी थी भारतेंदु, वैसे इनका नाम हरिश्चंद्र था। अंधेर नगरी चौपट राजा शासन व्यवस्था पे आधारित, चाहे राजतांत्रिक व्यवस्था हो, लोकतांत्रिक हो या किसी भी तरह की शासन प्रणाली की व्यवस्था हो, उस पर एक बहुत ही विस्तृत व्यंग्य है। बहुत ही बेहतर नाट्य रूपांतरण में इसको प्रस्तुत किया गया है। इसके कहानी के पात्र के बारे में बात करते हैं। नाटक के पात्र हैं महंत जी, उनके 2 शिष्य रहते हैं, गोवर्धन दास और नारायण दास। और ये दोनों लोग भ्रमण करते रहते हैं, घूमते फिरते। राम भजो से कहानी प्रस्तुत होती है, नाटक स्टार्ट होता है। नाटक मुख्यतः 6 भाग में है। प्रथम दृश्य में यही होता है कि दोनों लोग घूमते हैं और राम का नाम लेकर के खुश रहते हैं। दूसरे नाटक में ये लोग, दूसरे भाग में ये लोग अंधेर नगरी में पहुंचते हैं और जहाँ पे पंडित जी, इनके गुरु जो महंत जी हैं, वो कहते हैं कि जाओ कुछ भिक्षा मांग के लाओ, कुछ खाना पीना खाया जाता है। तो गोवर्धन दास और नारायण दास दोनों जाते हैं और दोनों जाते हैं तो सब कुछ टके से मिल रहा होता है। मिठाई भी टके से, आटा भी टके से, यहाँ तक कि जो ब्राह्मण बैठा वो भी कह रहा है कि अगर जाति आपको ब्राह्मण होना है तो टके से हो जाइए, तो जाति हो जाएगी। सब टके से मिल रहा है। दोनों आते हैं भिक्षा लेकर के। तो गुरु जी, उसके जो महंत हैं, वो पूछते हैं कि आखिर इतनी बड़ी भिक्षा किसने दी, किस पुण्य आत्मा ने दिया है? तो गोवर्धन दास और नारायण दास दोनों बताते हैं कि गुरु जी, यहाँ सब टके से मिलता है और ये आते हैं गाते हुए कि बड़ा आनंददायक है ये जगह। गोवर्धन दास, जो नारायण दास हैं, ये कहते हैं कि हाँ तो टके सिर भाजी, टके सिर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। ये गाते हुए आ रहे हैं। यहाँ भी 2 संदेश दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कि जहाँ सब समान हो, जहाँ पर किसी चीज का मूल्यवानता, विद्वत्ता, मूर्ख चीजों में कोई मतभेद ना हो, जहाँ पे कोई अलग करने का तरीका ना हो, जहाँ पे सर्वता ही सर्वोच्च हो, जो भी कह दिया जाए वही होता हो। तो महंत जी कहते हैं कि हम लोग तो यहाँ से जा रहे हैं, चलना चाहिए, अच्छी नगरी नहीं रहने लायक। गोवर्धन कहते हैं कि नहीं, मैं तो यहीं रहूंगा, चाहे जो हो जाए, आप लोग जाए गुरु जी, मैं आपको याद करूंगा। चले आते हैं। तीसरा भाग आता है। गोवर्धन दास मस्ती में अपना खान पान करते रहते हैं। विधवा रहती है कलावती, उसकी बकरी पंडित दीनदयाल पंडित की खेत में चर लेती है। ये चौथे भाग की कहानी है, लेकिन मैं इसका संदर्भ समझा रहा हूं। भाग तीसरे में क्या है कि राजा और राजा के मंत्री हैं, ठीक है, और राजा और मंत्री और राज शासन की क्या व्यवस्था है उसमें उसको प्रदर्शित किया गया है। ये अगर आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, उसको जरूर पढ़िए। उसमें राजा बैठे रहते हैं और कुछ भी कहता है कि पान ले लीजिए, तो कहता है क्या, कौन आ गया, भारी लगते हैं। फिर उसे दंड दे देता है कि ये इसने कह दिया इसलिए मैं डर गया, उसको दंड। तो फिर मंत्री कहता है कि अरे छोड़िए, इसके कहने से आप कैसे डर गया, पान खाइए। फिर वो कहता है, राजा कहता है कि तुमने कैसे मुझे हिमाकत कर दी सब खाने की। तो एक बड़ा ही बेहतर दृश्य प्रस्तुत किया गया है भाग 3 में कि कैसा राजा है, राजा कैसा है,
मंत्रीगण कैसे हैं, सिपाही कैसे हैं, इन सब के बारे में बातचीत की गई है। ये भाग 3 का भाग। जो रोचक भाग आएगा वो भाग 5 और 6 है, जिसमें इसी विवरण को बड़ा अच्छा से प्रदर्शित किया गया है। कलावती की बकरी पंडित दीनदयाल के खेत में खा लेती है, और ये प्रसंग जाता है अब भाग 5 में। और वहां पे पहुंचता है कि अब न्याय कैसे हो, किसको दंड दिया जाए। तो वो कहता है कि बकरी इसके वजह से चढ़ गई क्योंकि बकरी छूट गई है, तो वो उसको दोष देता है, वो उसको दोष देता है, वो उसको दोष देता है। ऐसे करते 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 दोष चला जाता है, दीवार तक चला जाता है। उसको देखिएगा, बड़ा अच्छा मार्मिक प्रसंग है, और उसको महसूस करिएगा। उसके बाद होता है कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि जिसको फांसी दी जा रही होती है उसका गला जो है उतना उसके फांसी में नहीं आ पाता, कि 5वें में है, तो मोटे आदमी की खोज होनी स्टार्ट होती है, क्योंकि राजा कहता है किसी न किसी को तो फांसी होगी। अब गोवर्धन दास जो खा पी के खूब मोटा गए हैं यहाँ पे, इन्हीं को पकड़ा जाता है, और ये कहते हैं कि अक्षर मेरा दोष क्या है, मैंने ऐसा क्या काम किया है कि जो है कि मुझे फांसी दी जा रही है। राजा ने कहा है कि फांसी तो किसी न किसी को होनी चाहिए, चाहे वो मोटा आदमी हो, और जो फांसी के रस्सी के गले के समान उसका गला आ जाता हो। तो गोवर्धन दास कहते हैं कि मुझे अपने गुरु जी से मिलना है, मुझे एक बार अपने गुरु जी से याद करा दीजिए, गुरु जी से मिलना है। और गुरु जी की आंखें उनको याद आती है, तो गुरु जी आते हैं। बड़ा ही चित्रण इसमें बेहतर है, जो कहीं ना कहीं प्रारंभ और अंत को जोड़ता है इस नाटक में। बहुत ही बेहतर नाटक है। इसमें प्रारंभ और अंत दोनों आपको जुड़े हुए दिखाई देंगे, कि जो संदेश दिया गया है भारतेंद्र हरिश्चंद्र का इस नाटक में, कि सत्ता कैसी होनी चाहिए, सत्ता में अगर ऐसे खेल हो रहे हैं तो सत्ता किस काम की नहीं, या सत्ता का रूप स्वरूप क्या है, बातचीत का तरीका क्या हो रहा है। अब पंडित जी आते हैं, इनके गुरु जी, तो जाते हैं गोवर्धन दास के कान में कुछ कहते हैं, पूरा मामला जानते हैं पहले, उसको जाके कान में कुछ कहते हैं। तो गोवर्धन कहता है, पंडित जी कहते हैं जो फांसी देने वाला था कि हटो हटो मैं फांसी पे चढ़ूंगा। वो कहते हैं नहीं हटो हटो मैं फांसी पे चढ़ूंगा। और बड़ा ही मजेदार है कि सब पूछते हैं आखिर दोनों गुरु चेला कहते क्यों है कि मैं चढ़ूंगा पहले, वो कहता है कि मैं चढ़ूंगा। पंडित जी बताते हैं कि इस मुहूर्त में जो मरेगा वो स्वर्ग जाएगा। महंत जी पंडित जी हैं, ये बताते हैं कि इस मुहूर्त में वो स्वर्ग जाएगा। आप थोड़ा विचार करिए कि कैसा साम्राज्य है और कैसी चीजें हैं कि लोग इतना वो है कि किसी भी चीज पर उनकी सोचने की शक्ति खत्म हो गई है। यहाँ भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जो सीधा संदेश है वो ये है कि आखिर आप सोचने की शक्ति को कैसे इतने खत्म कर सकते हैं कि कुछ भी कोई कहे उसको फिर मानते चले जाएं, चाहे वो राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे कुछ भी हो। ऐसे आदमी को तो कुछ भी कह दिया जाए तो मान लेंगे। गोवर्धन दास और उनके गुरु से पूछा जाता है तो गुरु जी बताते हैं कि भाई इस समय जो मरेगा स्वर्ग जाएगा। तो कहता है फांसी देने वाला कि नहीं मैं मरूंगा। सिपाही कहता है, सिपाही कहता है कि मैं मरूंगा। सेनापति कहता है कि अरे तुम स्वर्ग जाओगे, मैं स्वर्ग जाऊंगा, मैं मरूंगा। ऐसे करते करते मंत्री कहता है कि कोई नहीं मरेगा, मैं मरूंगा, मैं मंत्री हूं, नीतिगत विचार मेरे चलते हैं, यहाँ पे राजा जी जो है मेरे कहने से चलते हैं। और अंत में राजा कहता है कि तुम सब पागल हो गए हो क्या, राजा मैं हूं, सब कुछ मैं हूं, तो मैं स्वर्ग जाऊंगा, मैं मरूंगा। इस मुहूर्त में मरने का जो सबसे बेस्ट, सबसे उचित समय वो मेरा है, इसलिए मैं फांसी पे चढ़ूंगा। अब थोड़ा विचार करिए इस नाटक के संदेश का। आज के यथार्थ में भी विचार करिए, जब लिखा गया होगा तब विचार करिए। ऐसे नाटक बहुत यथार्थवादी होते हैं। और अंत में जो राजा है वो फांसी पर चढ़ता है और गुरु जी जो है महंत उसे बचाते हैं। और लास्ट में संदेश दिया गया है कि सत्तारूढ़ कोई भी हो, सत्ता मूर्ख, अनैतिक, नैतिक, तनाशाह किसी भी रूप में जाएगी, उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। और जिसमें
सर्वसम्मति, सर्वभाव और सर्वसम्मान न हो, वो सत्ता, वो लोकतंत्र, जनतंत्र या किसी भी तंत्र में, तंत्र का अर्थ होता है बातचीत, चाहे वो राजतंत्र से हो या लोकतंत्र से हो। आज हमारे पूरे विश्व में, आधुनिक विश्व में पूरे लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था है, और कहीं ना कहीं ये कहानी बड़ी चोट करती है।